नमस्कार, आप देख रहे हैं लव यू जिंदगी। आज हम बात करने जा रहे हैं जिंदगी के सफ़र के बारे में। हर किसी का ज़िंदगी का सफ़र अलग अलग होता है। किसी का ज़िंदगी का सफ़र बहुत आसान होता है और किसी का बहुत कांटों भरा होता है, उसमें बहुत संघर्ष होता है और उसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी ऐसी क्यों है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ज़िंदगी को जीना नहीं छोड़ता। ज़िंदगी में संघर्ष करता चला जाता है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। इस सफ़र में कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं, कुछ बुरे लोग भी मिलते हैं। दोनों ही अच्छे हों या बुरे हों, कुछ ना कुछ सिखाते जरूर हैं। ये सीख उसको पूरी ज़िंदगी याद रहती है और इसी सीख को वो अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करता है। अपने बच्चों को सिखाता है या अपने दोस्तों को सलाह देता है। तो आखिरकार ये ज़िंदगी के रंग है कैसे? तो ये ज़िंदगी के रंग हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, इनको कुरेदेंगे, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी महिला से जिसने अपनी ज़िंदगी में बेइंतहा संघर्ष किया। शादी के बाद उसकी ज़िंदगी कैसी रही, बच्चों की परवरिश कैसे की, फिर अपने ही दम पर कैसे उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, लॉ किया, वकील बनी और गाज़ियाबाद के अंदर एक धाकड़ लॉयर के रूप में फेमस है। मैं बात कर रहा हूँ सुनीता यादव। सुनीता यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लव यू जिंदगी में। जैसा अभी मैंने बताया, आपकी ज़िंदगी का सफ़र बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा, बहुत संघर्ष किया आपने। तो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं शॉर्ट में कि शादी जब हुई आपकी तब क्या स्थितियाँ थी और क्या आपने सोचा था कि ऐसी ज़िंदगी रहने वाली है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब मैं इस तरह से रह पाऊँगी, क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी जो काफ़ी मेहनती थे और सच्चे लोग हैं। मतलब उनके अंदर इतनी छल कपट नहीं है किसी के अंदर। बड़े साधारण से परिवार से हैं और बड़े साधारण लोग हैं। अब बचपन मेरा बड़े अच्छे से बीता। मेरे फादर आर्मी में थे, मेरी मदर हाउसवाइफ थी और फिर जब मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे दो भाई हैं। एक भाई मेरे पुलिस में है और एक भाई मेरे MBA है गवर्नेंस के अंदर। और मेरा गांव चौबीसा क्षेत्र है और मैं चौबीसा में उलेढ़ा गांव से हूँ, जो बुलंदशहर के पास। जी बिल्कुल। बचपन मेरा रहा संघर्ष ही करा। मतलब ऐसा कोई वो नहीं था कि मतलब भाई पापा बहुत पैसे थे, तो छोटे से आर्मी में थे, किसान आदमी थे, कोई ऐसी ज़मीन जायदाद भी नहीं थी। तो काफ़ी सरकारी स्कूल में हम पढ़े, तीनों बहन भाई सरकारी स्कूल में पढ़े। फिर पापा हमारे, उसके बाद पापा ने मैंने 12th किया चौबीसा कन्या इंटर कॉलेज से और फिर मैंने BA किया। BA करने के बाद फिर मैंने MA किया और MA के बाद मेरी 2007 में शादी हुई। कुछ लड़की के सपने होते हैं, हमने कभी ये नहीं कहा कि भाई हमारी मनमर्जी से शादी हो। जैसे मम्मी पापा ने ढूंढा, हमने शादी करी। अब शादी माँ बाप तो जो करते अच्छे के लिए करते, कोई बुरा तो चाहता नहीं है कि भाई हमारे बच्चे के साथ बुरा हो या कुछ गलत हो सकती है। हमारी लड़की गई है अच्छे उसमें गई है, लेकिन जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ। क्या आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रही? मेरी शादीशुदा ज़्यादा ज़िंदगी अच्छी नहीं रही और बहुत संघर्ष करना पड़ा। वो हमेशा दहेज के लिए बोलते रहे कि भाई तुम कुछ नहीं लेके आई हो, तुम पापा ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं। खुद को ये नहीं पता कि उनके पास वो खुद कुछ नहीं करता था। तो ये मतलब एक दहेज भी मांग रहे हैं और वो खुद कुछ करता भी नहीं था, बेरोजगार था, इसके बावजूद अपनी इतनी मानसिक प्रताड़ना सही। मतलब क्या शारीरिक हिंसा भी हुई आपके साथ? बिल्कुल हुई शारीरिक हिंसा। पता ही नहीं चलता कि वो मार क्यों रहा है। उसने मुझे मतलब किस बात के लिए मार रहा है, क्या कहना चाहता है, क्या चाहता है, वो कुछ नहीं पता चला। बस मारपीट शुरू। बस मारपीट शुरू। अब फिर हमने सोचा कि हम पुलिस को बुलाएं या हम अपने घर वालों को बुलाएं। इससे अच्छा है उस टाइम को ख़राब ना करके हम अपनी एजुकेशन पर ध्यान दें। हमारी एक बेटी हुई, हमारी बेटी छोटी थी, हमने LLB में एडमिशन लिया और मेरी मम्मी ने हमेशा मेरा साथ दिया। मतलब चाहे मुझे सबने धोखा दिया, मुझे किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन माँ चाहे मेरे साथ अच्छा था, चाहे मेरे पास बुरा वक्त था, मेरी माँ हमेशा मेरे लिए खड़ी रही। मेरे भाई भी मेरे लिए हमेशा खड़े थे। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही सुनीता, कि आपने एजुकेशन की तरफ फोकस किया कि मुझे पढ़ना है और इस पढ़ाई के जरिए ही मैं लाइफ में कुछ बदलाव ला सकती हूँ। ये बहुत बड़ी बात कही है सुनीता ने कि पढ़ाई के जरिए अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आए। लेकिन मैं समझना चाहता हूँ पढ़ाई का ये जो सफ़र है,
ये कैसा रहा, क्योंकि घर के अंदर तो लड़ाई झगड़ा मारपीट सब कुछ चल रहा था। ऐसा था कि पापा से मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे मेरे छोटे भाई ने मुझे सजेशन दिया कि दीदी तुम LLB करो। जी। अब हमने उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दिया कि हम LLB करें। हमने जो है मम्मी से कहा मम्मी हमें एडमिशन लेना है, और हमें मम्मी ने कहा कोई बात नहीं बेटा तू पढ़ाई कर, हम देंगे जो भी पैसा तेरा खर्चा है पानी है जो भी तेरा लगेगा हम सब करेंगे। जी जी जी। अब छोटे भाई के कहने से मैंने लो की। लो करने के बाद मेरी बेटी ज़्यादा दिन की नहीं थी, मेरी बेटी 6 महीने की थी जब मैं लो कर रही थी। मैंने 2011 में लो में एडमिशन लिया, लेकिन लो में एडमिशन लेने के बाद मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे बैठना है, मैंने कोर्ट में बैठना शुरू कर दिया। ठीक है। लेकिन मेरे पीछे कोई गॉड फादर नहीं था कि भाई मैं वहाँ जाऊँगी या मुझे कोई मिलेगा, मुझे कोई पहले से ही मेरा कोई मामा ताऊ चाचा वहाँ वकील है जो। अब वहाँ भी ये देखना पड़ा कि भाई कौन कैसा है, वहाँ भी झेलनी पड़ी बहुत सारी चीज़ें। जैसे भी आपने कहा कि कोई गॉडफादर नहीं था, तो कैसे आपने वहाँ अपनी जगह बनाई, कैसे लोगों को चुना, कैसे मतलब वो जो मंजर समय था ज़िंदगी का, आप अगर उसको याद कर सकें क्या, और हमारे दर्शकों को बताएं कि एक लड़की जिसका कोई गॉडफादर नहीं है और वो लॉ कर रही है और उसको उन वकीलों के बीच में बैठकर काम करना है, अपनी जगह भी बनानी है, वो जगह आपने कैसे हासिल की? अब जगह बनाना तो बड़ा मुश्किल होता है, एक जिसका कोई ना हो वहाँ जानने वाला, अब अकेले ही उसको चलना है कि भाई बस मुझे ये था कि करना है, बस मन के अंदर ये था। जैसे लोगों का रिएक्शन क्या होता था? अब लोगों के पास जाती थी, अब क्या कहती थी कि मुझे आपके साथ काम करना है या मुझे अपने चैम्बर में बैठ प्रैक्टिस करने के लिए दो? मैं लोगों से कहती थी मुझे आपके साथ काम करना है। कुछ महिलाएं उनके साथ में काम करती थी तो वो कहाँ काम करी, महिलाएं काम ही नहीं करने देती थी आराम से कि नहीं जी हम यहाँ मत बैठो, कभी मतलब मैं इस चैम्बर की मालिक बन जाऊँ। मतलब महिलाओं ने इतना ज़्यादा मुझे वो नहीं किया। फिर मैं एक मेरे जानने वाले थे, हरसी यादव है, मेरे फूफा है, हमारे रिश्तेदार भी हैं और वो काफ़ी दबंग एडवोकेट है यहाँ गाजियाबाद में। तो उनसे मिली मैं, उन्होंने मुझे एक जगह पर, फिर मैंने सोचा कि मुझे किसी के साथ काम नहीं करना, मैं अपना काम खुद करूँ। मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ, जब आपको पहली बार एक फाइल मिली केस स्टडी करने के लिए, तो आपको कैसा लगा होगा कि मतलब एक बच्चा जिंदा हो गया या एक नौजवान लड़की जिंदा हो गई, या फिर एक ऐसा सपना कि मुझे एक केस मिल गया स्टडी करने के लिए? मुझे पहली बार फाइल मिली थी विजयनगर की, उस लड़की का नाम रेखा था। मतलब वो नॉर्मल लड़की थी, मतलब ऐसी घरों में ही काम करती थी। तो मैं उससे पहली बार उन्होंने कहा कि सुनीता मैडम हम आपको ये केस देंगे। तो मैं उनसे मिली तो काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि मत दो, अभी नहीं है, इसको क्या देना। अब मैंने जब वो पहली बार के उसका हस्बैंड उसका मारपीट करता था बहुत ज़्यादा। अब उसका हमने महिला थाने में केस डाला। मैं पहली बार महिला थाने गई, पहली बार मैं एक अंजू तेवतिया थी, SO थी। अब मैं उनसे मिली तो उन्होंने मुझसे बात की, बहुत अच्छे से बात की, और उस लड़की का उन्होंने मामला मैंने यही कोशिश की कि मतलब उनका समझौता हो जाए, लेकिन वो अपनी मांग पे अड़े रहे, उन्होंने समझौता नहीं किया। फिर वो केस कोर्ट में चला गया। फिर वहाँ उसका फिर 2000 वो चला था 2013 से और 2015 तक। फिर हमने उनका फैसला करवा दिया, वो दोनों बहुत बढ़िया से अच्छे से। यानी उस केस के बाद आपने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये तो देखिए ये रही कि अब आपकी लॉ की प्रैक्टिस भी शुरू हो गई थी, ये सब कुछ हो गया था। लेकिन अब मैं फिर से आपको घर की तरफ लेके जा रहा हूँ, जहाँ वो आदमी जो आपको मारपीट कर रहा है, वो एक बेटी भी आपके पास में थी। तो लॉ की पढ़ाई, प्रैक्टिस और घर कैसे मैनेज किया आपने? अब मैनेज तो करना ही था। अब जब हम निकल गए किसी चीज़ को लेके कि भाई हमें ये काम करना है, तो बस करना ही था। फिर नहीं देखा कि क्या घर, क्या बाहर, क्या पढ़ाई, पढ़ना है, बच्चा भी संभालना है और घर भी संभालना है। तो ये जो अब आपके हस्बैंड नहीं है, तो ये हस्बैंड कैसे एक्सपायर हुए? वो एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई। जी। तो ज़िंदगी में उसके बाद कुछ क्या बदलाव आया आपके? ज़िंदगी में बदलाव, अकेली पड़ गई, फिर अकेली हो गई। अब अकेले हो गई, फिर अपने वकालत करते रही। फिर बेटा है, एक बेटी है, उनको देखना है। मम्मी ने कहा चलो भाई। ये बहुत बड़ी बात कही अभी सुनीता यादव ने, अभी आपने सुना जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अकेली पड़ गई। एक ऐसा आदमी जो पूरी ज़िंदगी उनको प्रताड़ित करता रहा, घरेलू हिंसा का शिकार होती रही, घर में पिटती रही, मार खाती रही, पढ़ती रही, बच्चों की परवरिश करती रही, परिवार को संभाल के रखा, घर को टूटने नहीं दिया। और जब वही आदमी जिसने सबसे दुख दिए, तकलीफ़ें दी,
वही छोड़ के चला गया इस दुनिया से, तब एक औरत को लगता है कि वो अकेली पड़ गई। ये है एक औरत का दिल, एक औरत का मन, कि वो उसके साथ भी ज़िंदगी जीने के लिए तैयार है जो उसको प्रताड़ित करता है, मारता पीटता है। ये दिल जो है शायद पुरुषों के पास नहीं हो सकता। यदि होता तो शायद वो महिलाओं को प्रताड़ित नहीं करते, या घरेलू हिंसा का शिकार नहीं करते, मारपीट नहीं करते, शराब पी कर नहीं आते, ये मानसिक वेदनाएं आपको नहीं मिलती। तो ये जो ज़िंदगी है, जिस तरीके से मैंने देखा कि आपने वाकई हमारे शो का जो नाम है लव यू ज़िंदगी, की ज़िंदगी से आपने मोहब्बत की, चाहे जैसी भी रही। अब आप फिर ज़िंदगी में आपने आगे कैसे बढ़े, आप कैसे, मैं समझना चाहता हूँ कि ये एक मिसाल आपने दूसरों के लिए पेश की कि एक अच्छा वकील कैसे बना जाए, एक संघर्षशील और जुझारू और बोल्ड महिला कैसे बना जाए, जिसके चर्चे आज पूरे गाजियाबाद में होते हैं, सुनीता यादव। मैं ये कहती हूँ कि हर महिला को, हर लड़की को मैं हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाहती हूँ कि वो इतना पढ़ें कि उन्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत ना पड़े। कानून या देश का कानून या कोई कानून की परिस्थिति कोई कुछ नहीं बदल सकता। बस एक हमारी पढ़ाई ऐसी है, हमारी शिक्षा ऐसी है जो हमारी ज़िंदगी की और परिस्थितियों को बदल सकती है। जी, मेरा बस इतना कहना है। अब आप अभी भी आप पढ़ती हैं? हाँ, मैं भी पढ़ती हूँ। तो जैसे अब आपके पास केसेस आते हैं तो किस तरह से तैयारी करती हैं, और जो वकालत की तैयारी कर रही हैं लड़कियां या फिर वो महिलाएं जो घरेलू रूप से हिंसा का शिकार हैं, आपके पास केसेस लेकर आती हैं, तो कैसे डील करती हैं? आपको भी अपनी पुरानी बातें याद आती होंगी अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ? हाँ, आती तो है पर मैं याद नहीं करती। मैं काम में इतना अपने आप को बिजी कर ली हूँ कि सारी चीज़ें पीछे छूट गई हैं। अब कुछ याद नहीं रहता, अब बस काम याद रहता है, अपने बच्चे याद रहते हैं। जी, जैसे अभी मैं आपकी फैमिली से भी मिला, मेरी बातचीत हुई, आपके ब्रदर से मेरी बातचीत हुई। आपके ब्रदर हैं चुलबुल यादव हैं, मिस्टर यूपी रह चुके हैं, पुलिस के डिपार्टमेंट के अंदर भी हैं और पुलिस डिपार्टमेंट का नाम भी रोशन किया हुआ है। कैसा लगता है जब लोग कहते हैं कि चुलबुल यादव की बहन? मुझे सुनीता यादव कम और चुलबुल की बहन के नाम से ज़्यादा जानते हैं। और यहाँ ही नहीं, गाजियाबाद की मतलब पुलिस का सारा डिपार्टमेंट चुलबुल के नाम से ही है। मैं कहती हूँ कि मेरे कोई कहता है कि आपके भाई क्या दिनेश यादव नहीं, चुलबुल यदुवंशी, चुलबुल यादव। जी, तो जैसे भी यदुवंशी नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो कैसा लगता है जब कृष्ण वंश और यदुवंशी की जब जिक्र होता है? तो जैसे अभी कुछ संत महात्माओं ने भी कहा जितने भी यादव हैं सारे यदुवंशी हैं, फक्र महसूस होता है, नहीं होता है? बिल्कुल महसूस होता है कि हम यादव हैं। बिल्कुल महसूस होता है कि भाई हम यादव हैं और कृष्ण भगवान के हमारे यदु वो है। सुनीता, जिस तरीके से मैं देखता हूँ, जैसे अभी आपने एजुकेशन को लेकर फोकस किया है, बहुत सारी ऐसी सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो बच्चों को पढ़ा रही हैं, स्लम कॉलोनीज में जाती हैं, पढ़ाती हैं। आपके नंदग्राम से भी हैं, प्रीति पांचाल हैं, वो भी बच्चों को पढ़ाती हैं। ऐसी एक रजनी डोंडियाल है, शिक्षा से शिखर तक अपना एक अभियान चलाती हैं, वसुंधरा में रहती हैं। ये वो महिलाएं हैं जो बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो ये जो पढ़ाई है, ये वाकई में किस तरह का काम कर रही हैं महिलाएं? तो इन महिलाओं के लिए आप क्या सोचते हैं? अब देखो, जब महिलाएं जो निकलती वही हैं जो परेशान हैं सबसे ज़्यादा। तो जितनी महिलाएं हैं, अभी मैंने एक NGO चलाती है, मेरी मैडम है, वो लखनऊ में है, रेनू यादव नाम है। अब वो करती हैं कि उनके हस्बैंड उनके साथ उनका मतलब डाइवोर्स भी हो चुका है, और वो एक NGO चलाती हैं। वहाँ गरीब बच्चों को, स्लम एरिया की लड़कियों को पढ़ाती हैं, शादी भी कराती हैं। तो जिस पर बीतती है वही जानता है इस चीज़ को। चलिए, चलते हैं आखिरी सवाल लव यू ज़िंदगी के लिए, कि आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं शिक्षा को लेकर, खासतौर से उन महिलाओं के लिए जो प्रताड़ित हैं, दुखी हैं और जिन्हें लगता है कि उनका कुछ नहीं हो सकता, और जो बार बार मेंटेनेंस मांगती गुजारा भत्ता धारा 125 के तहत? देखिए अजय जी, मैं इस बात को लेकर इतना कि मैं एक वकील हूँ, और एक वकील हमेशा ये सोचता है कि केस आए और मेरा फ़ायदा। लेकिन मैं हर उस महिला से कहना चाहती हूँ कि देखो, मेंटेनेंस आप इतनी कमज़ोर नहीं है कि आप 2 बच्चों को पाल नहीं सकती, आप पाल सकती हैं। एक शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो इस देश की कानून व्यवस्था को नहीं बदल सकती। जी, शिक्षा ऐसी चीज़ है जो आप अपनी परिस्थितियों को बदल सकती हैं, ठीक है, अपने आप को बदल सकती हैं, आप अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं। अब मेंटेनेंस देखिए, अब मेंटेनेंस का चलता है कोर्ट में, कितने साल लग जाते हैं उन्हें मांगते हैं। मैं ये कहती हूँ, एक इंसान, एक वो माँ है और वो बाप है,
क्या उसका हक नहीं है इतना जितना उसके बच्चे पर जितना एक माँ का है? क्या उसको नहीं दिखता कि मुझे अपने बच्चे के लिए करना है? क्या सारा काम औरतों का ही है? क्या इतना मतलब सारी चीज़ें औरतें ही करेंगी? फिर वो कोर्ट में आ भी जाती है तो कितने साल लग जाते हैं उन्हें कोर्ट में केस लड़ते लड़ते, उन्हें मेंटेनेंस नहीं मिलता। जी, जो भी सुनीता यादव ने सवाल उठाए हैं कि उन्हें मेंटेनेंस नहीं मिलता और कोर्ट में सालों साल लग जाते हैं, लड़ते लड़ते कुछ मिलता नहीं है। इसका सलूशन एक ही है कि सभी महिलाएं शिक्षा पर फोकस करें, एजुकेशन पर फोकस करें, पढ़ें और अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा कर लें और सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाएं, जिससे कि किसी के आगे हाथ ही न फैलाना पड़े। यदि ऐसा करने में कामयाब हो जाती हैं तो आपकी पहचान किसी से छिपी नहीं रहेगी और आप स्वाभिमान के साथ अपनी ज़िंदगी को जी सकती हैं। यही कहना है सुनीता यादव का, एडवोकेट सुनीता यादव का। लव यू ज़िंदगी में जो सवाल उन्होंने उठाया कि यदि आपको सिस्टम को बदलना है या कानून को बदलना है या कुछ स्वाभिमान की ज़िंदगी जीनी है तो पढ़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप लव यू ज़िंदगी, आप उनसे मेरे साथ में और सुनीता यादव के साथ में। थैंक यू सो मच।